एक सवाल है, एक देश जो दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है, उसकी करेंसी, उसका रुपया लगातार नीचे क्यों जा रहा है? ये है इंडिया की कहानी, एक पहेली जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो है जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ और दूसरी तरफ है गिरता हुआ रुपया। आखिर माजरा क्या है? तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को जरा सुलझाते हैं। ये ना असल में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों की तरह है। एक कहानी है कामयाबी की और दूसरी चिंता की। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये इस पूरी पहेली को एकदम साफ साफ दिखाती है। ऊपर जो ये हरी लाइन है ना, ये है भारत की आसमान छूती जीडीपी ग्रोथ, मतलब हमारे देश की आर्थिक तरक्की। और वहीं नीचे ये जो ऑरेंज लाइन है, वो है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत, जो लगातार बस गोते ही लगा रही है। हालत ये हो गई है कि हमारा रुपया एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसीज में से एक बन गया है। अब एक सवाल मन में आ सकता है, भाई अगर हम कमाते भी रुपए में हैं और खर्च भी रुपए में करते हैं तो क्या इस गिरावट से कोई फर्क पड़ता है? ये तो बस एक नंबर ही है ना? लेकिन रुकिए, कहानी में इससे कहीं ज्यादा गहरा पेच है। तो सबसे पहले ना उन तर्कों पर नजर डालते हैं जो अक्सर दिए जाते हैं, मतलब वो बातें जो रुपए की गिरावट को सही ठहराने या फिर कम जरूरी बताने के लिए कही जाती हैं। हाँ, तो आमतौर पर तीन बातें सामने आती हैं। पहली कि देखो, कमजोर रुपए से हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, जिससे हम दुनिया में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। दूसरी बात कि अरे भाई, रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर ही मजबूत हो रहा है। और तीसरी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? चलिए देखते हैं। चलिए अब इन ऊपरी बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन चार गहरे असली कारणों को समझते हैं जो असल में रुपए की इस लगातार कमजोरी के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, इसका जो मूल कारण है ना, वो बहुत सिंपल है, डिमांड और सप्लाई का खेल। होता यह है कि जब इंडियन मार्केट में अमेरिकी डॉलर की डिमांड इंडियन रुपए की डिमांड से लगातार ज्यादा बनी रहती है, तो जाहिर है रुपए की कीमत गिर जाती है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था की कुछ गहरी समस्याओं का एक लक्षण है। पहला कारण समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $16.5 बिलियन। और यह है हमारा पहला कारण, कैपिटल का बाहर जाना। हुआ ये कि 2025 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से $16.5 बिलियन निकाल लिए। अब सीधे शब्दों में समझिए, जब विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा बाहर निकालते हैं तो उन्हें डॉलर चाहिए होते हैं। वो डॉलर खरीदते हैं और रुपए पर दबाव बढ़ता है, जिससे उसकी कीमत गिर जाती है। ये कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके घटते भरोसे का भी एक संकेत है। अब एक और नंबर देखिए, और ये सिर्फ एक महीने का है, करीब करीब $42 बिलियन। और ये नंबर हमें ले आता है दूसरे कारण पर, हमारा बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा। सिर्फ अक्टूबर महीने में ही ये $41.7 बिलियन तक पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम इंपोर्ट पर यानी दूसरे देशों से सामान खरीदने पर जितने डॉलर खर्च कर रहे हैं, उतना एक्सपोर्ट से यानी अपना सामान बेचकर कमा नहीं पा रहे हैं। और ये जो गैप है, ये डॉलर की डिमांड को हमेशा हाई रखता है। और अब एक और चौंकाने वाला आंकड़ा, 85% से भी ज्यादा। ये है तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण, विदेशी तेल पर हमारी निर्भरता। भारत अपने कच्चे तेल की 85% से भी ज्यादा जरूरतें इंपोर्ट करता है और इसका पेमेंट पेट्रो डॉलर्स में करना पड़ता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र बनाता है कि जैसे जैसे हमारी इकॉनमी बढ़ती है, तेल की खपत भी बढ़ती है, जिससे डॉलर की डिमांड और बढ़ती है और रुपया और ज्यादा कमजोर हो जाता है। चौथा कारण है विदेशी कर्ज का छिपा हुआ बोझ। देखिए, जब भारत बाहर की संस्थाओं से डॉलर में कर्ज लेता है, तो रुपए की गिरावट उस कर्ज को चुकाने की लागत को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने 2% की ब्याज दर पर एक आसान सा लोन लिया, लेकिन अगर उसी साल रुपया 5% गिर गया, तो आपको असल में वो लोन 7% का पड़ रहा है। तो ये तो हो गए बड़े बड़े इकोनॉमिक कारण, लेकिन अब सवाल ये है कि इन भारी भरकम आंकड़ों का एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या और कैसे असर पड़ता है। इसमें ना बिल्कुल साफ है कि कमजोर रुपए के इस खेल में कौन जीतता है और कौन हारता है। फायदा होता है उन कंपनियों को जिनकी विदेशी संपत्ति है, या फिर विदेशी निवेशकों को। लेकिन इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? आम नागरिक, मजदूर और किसान। देखिए, भारत जैसे देश के लिए जो इंपोर्ट पर इतना निर्भर है, गिरता हुआ रुपया महंगाई का ही दूसरा नाम है।
आप सोचिए, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कीमतें, घर में रसोई गैस का सिलेंडर, विदेश से आने वाला खाने का तेल और खाद, यहाँ तक कि दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट, सब कुछ सीधे सीधे महंगा हो जाता है। और इससे भी ज़्यादा गहरी चोट लगती है हमारी मेहनत की कमाई पर। हम में से ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? हमारा श्रम, हमारी मेहनत। जब रुपया गिरता है तो दुनिया के बाजार में हमारी इस मेहनत की कीमत भी कम हो जाती है। भले ही रुपए में तनख्वाह उतनी ही रहे, लेकिन ग्लोबल लेवल पर हम और गरीब हो जाते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद एक बात साफ है, हमें कमज़ोर रुपए को बाजार का कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं समझना चाहिए। ये एक सिस्टमैटिक मुद्दा है, एक प्रणालीगत समस्या है, जिसकी एक साफ साफ जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये बात उस एक्सपोर्टर वाले मिथक को सीधे सीधे खारिज करती है। हाँ, माना कि कुछ एक्सपोर्टर्स को थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन महंगे इंपोर्ट के कारण पूरे देश को जो कीमत चुकानी पड़ती है ना, उसके सामने वो फायदा कुछ भी नहीं है। हम गैर ज़रूरी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, पर तेल, मशीनरी और टेक्नोलॉजी जैसी सबसे ज़रूरी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो फिर सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है कि अगर देश की करेंसी अपनी वैल्यू खो रही है, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? ये सवाल हम किससे पूछें, आरबीआई से या अपनी कंपनी से? नहीं, ये सवाल सीधे सरकार से पूछा जाना चाहिए। सरकार हमारी करेंसी की कस्टोडियन है, उसकी संरक्षक है। ये कोई मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं है, ये गवर्नेंस और पॉलिसी का मामला है, जिसके लिए आखिर में सरकार ही जवाबदेह है। तो आखिर में बात यह है कि एक कमज़ोर करेंसी कोई इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक खतरा है। ये पूरी आबादी पर एक छिपे हुए टैक्स की तरह काम करता है, जो महंगाई को बढ़ाता है और लोगों की मेहनत और बचत की असली कीमत को धीरे धीरे खा जाता है। एक स्थिर करेंसी सिर्फ एक नंबर नहीं होती, वो देश की असली आर्थिक ताकत और सामाजिक स्थिरता की नींव होती है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो हेडलाइंस में चमकने वाली जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों से कहीं ज़्यादा गहरी है।